विद्यार्थियों, निदेशालय कॉलेज शिक्षा की ओर से जो रचनात्मक पहल की गई है ज्ञानदूत द्वितीय के अंदर विषयपरक ज्ञानवर्धन अकादमिक समस्या समाधान एवं समय का रचनात्मक सदुपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार ई कंटेंट निर्माण एवं ऑनलाइन लाइव कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। और उसी क्रम में मैं आपके सामने आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम जो कि प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के अंतर्गत चलता है लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको कौटिल्य की परराष्ट्र नीति के बारे में चर्चा करूंगी। मैं शकुंतला शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। कौटिल्य की परराष्ट्र नीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को माना जाता है और इसका जन्म ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में प्राचीन भारत की ऐतिहासिक नगरी आर्यवर्त के वैभव संपन्न मगध साम्राज्य में हुआ था और इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। पाटलिपुत्र के जो नंद राजा थे उन्होंने कौटिल्य का अपमान किया था। उससे कौटिल्य बहुत क्रोधित हुए और कौटिल्य ने नंद वंश के समूल नाश की प्रतिज्ञा कर ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और एक महान मौर्य साम्राज्य की उन्होंने नींव रखी। तो कौटिल्य ने इस प्रकार अपने अपमान का बदला लिया था। कौटिल्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने अपने पूरे चिंतन को बताया है। और ये जो अर्थशास्त्र वाली रचना है उसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। जो पहले 5 अधिकरण हैं उसमें उन्होंने राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला है और जो 6 से 13 तक के अधिकरण हैं उसमें राज्य के वैदेशिक संबंधों की विवेचना की गई है एवं शेष जो अधिकरण है उसमें अन्य विषयों की चर्चा की गई है। तो आज हम कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि उन्होंने दूसरे देशों के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करने चाहिए उसके बारे में हमको बताया था और वह सिद्धांत उनका परराष्ट्र नीति का सिद्धांत कहलाता है। परराष्ट्र नीति को जब हम देखते हैं तो परराष्ट्र नीति 2 सिद्धांतों पर आधारित थी, मंडल सिद्धांत और शंगुण नीति। अर्थशास्त्र के जो 6ठा अधिकरण है उसके दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है और मंडल का अर्थ क्या होता है? राज्यों का वृत्त। हम सबसे पहले कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि मंडल सिद्धांत क्या था। देखिए, कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वह परराष्ट्र नीति का केंद्रीय तत्व है और मंडल सिद्धांत के द्वारा कौटिल्य ने राज्यों का एक विवेकीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। परराष्ट्र संबंधों में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यह सिद्धांत है। मंडल का जो अर्थ है उसका मतलब उन्होंने बताया था कि राज्यों का वृत्त, किस प्रकार से राज्य वहाँ पे स्थापित किए गए थे। आप ये देखिए, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत को मैंने एक चित्रांकित इसमें किया है कि कितने प्रकार के भागों में उसको बांटा गया था, कितने राजा थे, उसके प्रकार थे उसके अंतर्गत, है ना। तो उनको हम एक एक करके जब अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौटिल्य के अनुसार अपने राज्य की विस्तार की जो इच्छा रखने वाला राजा था वह विजुगिषु कहलाता है एवं भौगोलिक दृष्टि से जो उसका स्थान था वो मंडल के मध्य में है। तो विजिगिषु जो राज्य है उसको हम केंद्रक राज्य भी बोलते हैं और वहाँ का जो राजा है वह क्या कहलाता था? विजुगिषु कहलाता था। इस मंडल सिद्धांत में इन्होंने 12 राज्यों का वर्णन किया है। तो कौटिल्य के अनुसार अपने राज्य के विस्तार की इच्छा रखने वाला विजुगिषु होता है और ये कहाँ पे स्थित होता है? भौगोलिक दृष्टि से इसका जो स्थान है देखिए वह बीच के अंदर
होता है मध्य के अंदर होता है। विजुगिषु के जो सामने लगा हुआ राज्य है वो उसका शत्रु राज्य होता है। हमने इधर देखा कि विजुगिषु के जो सामने राज्य है वो शत्रु राज्य होता है और इसको बोलते हैं अरि। ये जो राज्य है वो क्या कहलाता है? शत्रु राज्य कहलाता है और इसलिए इसको हम अरि कहते हैं। अरि के जो सामने वाला राज्य है वह मित्र कहलाता है क्योंकि विजुगिषु का उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होता है। अरि तो शत्रु हो गया और शत्रु के जो पास वाला राज्य है वह उसका मित्र होता है और मित्र क्यों कहलाता है? क्योंकि उससे उसके जो संबंध होते हैं वह मैत्रीपूर्वक संबंध कहलाते हैं। मित्र के जो सामने वाला राज्य देखिए वह अरि का मित्र कहलाता है। जो शत्रु है, अरि माने शत्रु, वह शत्रु का मित्र कहलाता है क्योंकि वह अरि का मित्र किंतु विजुगिषु का क्या होता है? शत्रु होता है। मित्र के सामने वाला राज्य अरि मित्र कहलाता है ना, और वह अरि का तो मित्र किंतु विजुगिषु का शत्रु होता है। अरि मित्र के जो सामने वाला राज्य है वह मित्र मित्र कहलाता है क्योंकि वह मित्र राज्य का मित्र होता है और इसी कारण विजुगिषु के साथ भी उसकी मित्रता होती है। मित्र मित्र के जो सामने वाला राज्य है वह अरि मित्र मित्र कहलाता है क्योंकि वह अरि मित्र का राज्य का मित्र होता है। मीन्स जो विजुगिषु का शत्रु है वह उसके शत्रु का क्या हो जाता है? मित्र हो जाता है। तो इसी प्रकार आप ये देखिए विजुगिषु के जो ये तो सामने वाले राज्यों का वर्णन हमने देखा कि अरि मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र और अरि मित्र, ये उसके आगे के सामने वाले जो राज्य हैं या आगे के जो राज्य हैं वो कहलाते हैं। इसी तरह से जो विजुगिषु जो मध्य के अंदर है उसके पीछे वाले जो राज्य हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे उसको बोलते हैं पाशनी ग्रह कहलाता है। वो विजुगिषु के जो पीछे स्थित राज्य है वो क्या कहलाता है? पाशनी ग्रह। और यह भी अरि की तरह विजुगिषु का क्या होता है? शत्रु। मीन्स विजुगिषु के पीछे और आगे जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उससे उसके पड़ोसी हैं, वो दोनों उसके क्या कहलाते हैं? शत्रु। ठीक है ना। तो जो पाशनी ग्रह है वह भी अरि की तरह विजुगिषु का क्या कहलाता है? शत्रु। और पाशनी ग्रह के पीछे का जो राज्य होता है उसे क्या कहा जाता है? आक्रांदा कहा जाता है। और आक्रांदा जो है वो विजुगिषु का मित्र होता है। देखिए ये भी पीछे वाला ही राज्य, इसके पीछे वाला ही राज्य है जो इसका मित्र होता है। इसी तरह से आप ये देखिए कि आक्रांदा के जो पीछे स्थित राज्य है उसको बोलते हैं पाशनी ग्रहासार। और क्योंकि यह पाशनी ग्रह का मित्र होता है इसलिए पाशनी ग्रहासार जो है यह आक्रांदा के पीछे वाला राज्य है। विजुगिषु और अरि राज्यों की जो सीमाओं से लगे राज्य हैं उनको मध्यम राज्य कहा जाता है और ये राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनके जो पीछे वाले राज्य कहलाते हैं, विजुगिषु और अरि राज्यों के जो पीछे वाले राज्य हैं वो क्या कहलाते हैं? देखिए वही जो पाशनी ग्रह सार है उसके पीछे का, जो पाशनी ग्रह के पीछे का तो आक्रांत हो गया और पाशनी ग्रह सार के पीछे वाला जो राज्य है वह आक्रांदा सर कहा जाता है क्योंकि आक्रांदा का मित्र होता है। विजुगिषु और अरि है ना, विजुगिषु अरि मीन्स उसका शत्रु। तो राज्यों की सीमा से लगे जो राज्य हैं उनको मध्यम राज्य कहा जाता है और यह राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं। विजुगिषु और उसके शत्रु के मध्य कहीं भी स्थित राज्य को उदासीन राज्य कहा जाता है। युद्ध के समय यह पूर्णतः तटस्थ रहता है और शक्ति की दृष्टि से विजुगिषु अरि और मध्यम से अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए विजुगिषु आपने देखो दो, हमने मध्यम और उदासीन दो प्रकार के राज्यों को भी देखा। कौटिल्य के राज्य में दो राज्य जो मध्यम और उदासीन हैं वे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे संबंध हैं उसके जो अंतर्राज्यीय संबंध होते हैं उसमें बहुत निर्णायक होते हैं। तो इस प्रकार आप ये देखिए कि शक्ति की दृष्टि से अगर हम देखें तो विजुगिषु अरि और मध्यम से अधिक शक्तिशाली होता है। मध्यम से और अरि से विजुगिषु क्या कहलाता है? अधिक शक्तिशाली कहलाता है। तो ये इस प्रकार से आप ये देखिए कि कौटिल्य का राज्य मंडल सिद्धांत पर राष्ट्रनीति का यथार्थवादी सिद्धांत है और मित्र अरि का निर्णय राष्ट्रीय हितों की दृष्टि किया जाता है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है। उसका उपाय हम संगुण नीति व मंडल सिद्धांत, उसके घटक तत्व, परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक पक्षों का वर्णन करते हुए बताते हैं। इसी तरह से उन्होंने बताई एक संगुण नीति कि कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवाद को मुख्य माना है। उन्होंने बताया है कि जो यथार्थवाद है वो इसकी राष्ट्रीय नीति के उसके अंदर मुख्य है और
इसी के अंदर उन्होंने शंगुण नीति बताई। शंगुण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शंगुण यानी 6, है ना। और 6 नीतियाँ उन्होंने कौन कौन सी बताई कि राष्ट्र की सुरक्षा व शक्ति करने के लिए 6 नीतियों का वो वर्णन किया है। वह 6 नीति हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेदीभाव। इन 6 नीतियों को बोला है उन्होंने शंगुण नीति। यह भी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने के समय काम में ली जाती हैं। जैसे कि संधि है, संधि का क्या अर्थ हुआ कि शंगुण नीति का जो प्रथम अंग होता है वह संधि है। और कौटिल्य ने क्या बताया है कि जब 2 राज्यों के कुछ समान व सम्मानजनक शर्तों पर मेल मिलाप होता है या समझौता होता है, उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। जब 2 राजा समान और सम्मानजनक शर्तों पर मेल मिलाप करते हैं तो वह क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। इसी तरह से विग्रह, तो ये शंगुण नीति का दूसरा आधार है। और कौटिल्य के मतानुसार एक राजा जब अपने शत्रु का अपकार करता है, बुरा करता है ना, अपकार करता है, बुरा करता है, उसे क्या कहा जाता है, बुराई या विग्रह कहा जाता है। इसी तरह से यान, कि जब विजिगीषु राजा शत्रु पर आक्रमण या चढ़ाई करता है तो उसे क्या कहा जाता है, यान कहा जाता है ना। ये इसको चौथा अंग माना गया है। और क्या किस लिए माना गया है इसका, कि जब विजिगीषु राजा शत्रु पर आक्रमण करेगा या चढ़ाई करेगा तो वो यान कहलाता है। इसी तरह से आप देखिए आसन, कि 2 शत्रु राजा युद्ध की पूर्ण तैयारी करके एकदम तैयार होकर युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। राजा ने युद्ध की तैयारी कर रखी है और प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब युद्ध हो। और युद्ध की प्रतीक्षा में इस प्रकार जो शांत बैठने वाली प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आसन कहलाती है ना। कौटिल्य के अनुसार देखिए आसन के 2 अंतर हैं, एक तो विग्रह आसन होता है और एक संघाय आसन होता है। विग्रह आसन जो है वह एक राजा जब पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न होकर युद्ध की घोषणा करता है लेकिन सामने वाला राजा के युद्ध घोष की प्रतीक्षा करता है तो ये विग्रह आसन कहलाता है। मतलब एक राजा पूर्ण शक्तिशाली है और ये कर रहा है कि भाई सामने वाला युद्ध घोष करे और मैं आक्रमण करूं, ये तो होगी विग्रह वाली स्थिति। दूसरा संघाय आसन, एक राजा जब विग्रह नीति में असफल हो जाता है तब उसे पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न होते हुए भी स्वयं युद्ध की पहल करनी होती है, संधान करना होता है। और इसीलिए ये दूसरा आसन जो है वो संधान आसन कहलाता है, कि वो विग्रह खत्म हो गया कि जब वो युद्ध की शांति से घोषणा कर रहा है लेकिन सामने वाले जो है वो युद्ध ही नहीं करता तो उसने वो शक्ति संपन्न है लेकिन वो युद्ध की पहल नहीं कर पा रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं, संघान कहते हैं। तो एक राजा जब विग्रह आसन में असफल हो जाए और उसे संघाय आसन की ही नीति का अनुसरण करना चाहिए, ये कौटिल्य ने बताया है। दूसरा है संशय। तो संशय का अर्थ होता है एक निर्बल राजा अपनी आत्मरक्षा के लिए शक्तिशाली बलवान शासक के प्रति आत्मसमर्पण कर देता, उसे संशय मतलब एक तरह से आश्रय ले लेना। जब एक शक्तिहीन राजा अपनी आत्मरक्षा के लिए बलवान शासक के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है तो वह स्थिति कहलाती है संशय। इसी तरह से द्वैधी भाव, कि शंगुण नीति का जो छठा भाव है वह द्वैधी भाव है, जिसका क्या अर्थ होता है कि संधि एवं विग्रह दोनों विपरीत तकनीकों का एक साथ उपयोग करना। संधि और विग्रह दोनों विपरीत तकनीकें हैं, है ना। विग्रह के अंदर तो वो राजा पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है, संधि नहीं करता है ना। संधि में तो समझौता कर लिया, विग्रह में वो युद्ध के लिए तैयार है। तो दोनों तकनीकें जो हैं उसका एक साथ उपयोग करता है, जिसके द्वारा विरोधी शासक को भ्रम में डाला जाता है कि जिससे उसे दूसरे राजा की लक्ष्यों की जानकारी न मिल पाए, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा विरोधी शासक को भ्रम में डाला जाता है और उसे दूसरे राजा के लक्ष्यों की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती। कभी संधि की नीति का पालन करते हुए विरोधी राजा को अधिकतम रूप से भ्रमित कर दिया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि कौटिल्य की शंगुण नीति व्यवस्थित एवं यथार्थवादी है। राज्य की 6 नीतियों का प्रथम व अंतिम लक्ष्य राज्य और प्रजा के हितों की पूर्ति व सुरक्षा करना है। सभी 6 गुण नीतियों का अपना अपना महत्व है। संधि विग्रह में से संधि लाभकारी होने पर ही इन 6 गुणों को अपनाना चाहिए, ऐसा कौटिल्य ने बताया है कि संधि और विग्रह, उसमें अगर संधि लाभकारी है तभी हम इनको अपनाएं। संधि और विग्रह में से संधि लाभकारी है, आसन व यान में से आसन लाभकारी है और संशय व द्वेदी भाव में से द्वेदी भाव की नीति का पालन करना ही लाभकारी या शेषकर है। तो कौटिल्य कहते हैं कि संधि, आसन व द्वेदी भाव की नीति का पालन करने से विग्रह, यान और संशय की अपेक्षा कम हानि की आशंका होती है। वो कहते हैं कि संधि
आसन और द्विधि भाव, इन नीतियों को अपनाना चाहिए। विग्रह, ज्ञान और संशय की नीति को कम से कम अपनाना चाहिए। अतः विग्रह, ज्ञान और संशय की तुलना में संधि, आसन व द्विधि भाव अधिक लाभकारी हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य की शंगुण नीति अपना विशिष्ट स्थान रखते हुए भी मनु व शुक्र से स्वयं को अलग रहती है। तो इस प्रकार कौटिल्य ने एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करने के लिए दो प्रकार की बातों को कहा, मंडल सिद्धांत और शंगुण नीति, है ना। इसके देखिए परराष्ट्र नीति का प्रतीकात्मक पक्ष भी है कि कौटिल्य ने जहाँ पर परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक पक्षों की व्याख्या की, वहीं उसने परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक एवं प्रक्रियात्मक पक्ष की भी व्याख्या की है। कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति के प्रक्रियात्मक पक्ष में दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, युद्ध आदि को सम्मिलित किया है। और कौटिल्य की परराष्ट्र नीति की प्रक्रियात्मक पक्ष की विस्तृत व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है कि जैसे दूत की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मानते हैं कि परराष्ट्र नीति की प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान है वह दूत व्यवस्था है। दूत राजा का मुख होता है, इसी कारण दूतों की नियुक्ति उनके सामान्य व विशिष्ट कार्य करने के लिए होनी चाहिए। दूत की नियुक्ति करते समय उसका आचरण कैसा होना चाहिए, वह किस तरह से सूक्ष्म अध्ययन करता है, यह देखना चाहिए, है ना। उसने ये भी कहा है कि यदि राजा के यथार्थ संदेश को देने में दूत के प्राणों को अगर संकट भी उत्पन्न हो जाता है तो उसे यथार्थ संदेश को दूसरे राजा के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। अपनी जान की परवाह करे बिना दूत एक राजा का संदेश दूसरे राजा को पहुंचाए। कौटिल्य के अनुसार दूत की नियुक्ति करते समय उसकी योग्यता, आचरण और की जांच भी करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने दूत की कई श्रेणियां भी बताई हैं कि भाई अलग अलग तरह के दूत होते हैं, जैसे निशिष्टार्थ और परिमितार्थ, कई प्रकार के दूतों का भी उन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो हम ये देखते हैं कि कौटिल्य ने एक राजा दूसरे राजा के साथ किस प्रकार की नीतियों का अनुभव करता है, किस प्रकार की नीतियों को अपनाता है, उनको बताया, जिसमें प्रमुख थे मंडल सिद्धांत एवं शंगुण नीति। यदि आप ज्ञानदूत के बारे में और भी अध्ययन करना चाह रहे हैं ना, और भी विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, है ना, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जो ब्लॉक 4 शिक्षा संकुल परिषद, जेलन रोड, जयपुर राजस्थान में है, उसका ईमेल है innovation.cceraj@gmail.com। आप और भी वीडियो इसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।